नमस्कार दोस्तों। भाजपा चाहे जितनी भी नैरेटिव चला ले, लेकिन भाजपा के बस का कुछ नहीं है। लेकिन विपक्ष जितनी भी नैरेटिव चलाता है वो अच्छे तरीके से चल जाते हैं, चाहे वजह कोई भी हो। हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा के बस का नहीं है, लेकिन भाजपा के बस का वैसे सचमुच नहीं है। सारे संसाधन होने के बावजूद भी भाजपा कुछ नहीं कर सकती। जो नैरेटिव चलाने की कोशिश विपक्ष करता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो विपक्षी दलों के दूसरे गठबंधन के जितने भी गैंग के ये लोग हों, ये सब के सब ये कोशिश करते हैं और ये अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं। एक एजेंडा फैलाया गया पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में कि आरक्षण छीन लिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा, आपसे सारा आरक्षण चला जाएगा और दलित समाज से आरक्षण चला जाएगा, पिछड़ों से आरक्षण चला जाएगा। वो एजेंडा चल गया, वो नैरेटिव चल गया, लेकिन भाजपा ये नैरेटिव सेट नहीं कर पाई कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जब सपा ने ये एजेंडा सेट कर दिया कि 400 पार संविधान बदलने के लिए किया जा रहा है, कांग्रेस ने एजेंडा सेट कर दिया, तो ये एजेंडा चल गया। हिंदू जो है वो जातियों में बट गया, उसने तरजीह दे दी अपनी जाति के ऊपर, और जाति से भी अलग उसने तरजीह दे दी एक अफवाह के ऊपर। उसे इतना डर और खौफ है इस आरक्षण का कि वो इस अफवाह के साथ चला गया। खैर, लेकिन नैरेटिव तो भाजपा भी बना सकती थी, लेकिन भाजपा नैरेटिव नहीं बना पाई। ये ऐसा ही नैरेटिव जो है पश्चिम बंगाल के अंदर भी चला। पश्चिम बंगाल जहां पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली, आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि अब 18 सीटें भाजपा जीत कर आई थी 2019 में, जो सीटें इस पर घटकर मात्र 12 रह गई। ऐसा क्यों? मतुआ समाज, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया कि आपको सीए के अंतर्गत सिटीजनशिप दी जाएगी, उस मतुआ समाज ने भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट नहीं किया है, लेकिन बढ़ चढ़कर नहीं किया। क्या वजह है? वजह यह है कि आपने पहले तो सीएए को लागू तो किया, लेकिन उसके रूल्स को फ्रेम करने में बहुत वक्त लगा दिया, और जब रूल्स फ्रेम हो गए तो वो बिल्कुल चुनाव के नज़दीक जाकर हुए। और ममता बनर्जी ने वहाँ पर यह एजेंडा खूब चलाया कि अगर आप सीएए के अंतर्गत सिटीजनशिप ले लेंगे, यानी यहाँ पर आप बाशिंदे हो जाएंगे, तो आपको यहाँ से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। जैसे असम के अंदर एनआरसी लागू करके वहाँ के हिंदुओं को एक तरीके से यहाँ का नागरिक होने से मना कर दिया गया। हालांकि वो एक मिस्टेक थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उसे चलाने की पूरी कोशिश की। मतुआ समाज के जो साथ और खिलाफ आप कह सकते हैं खड़ा होने वाला एक और समाज होता है, राजवंशी समाज, उस समाज को भी ममता बनर्जी ने खूब बुनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ कोई एजेंडा नहीं चला पाई। फेल हो गए उनके सारे एजेंडे। ऐसा क्यों? जब आप एजेंडा ही नहीं चला पाएंगे तो उस एजेंडे के सामने आप धराशायी हो जाएंगे। तो आप दूसरों को दोष ना दें, खुद को दोष दें कि दूसरों का एजेंडा चल गया, आपका एजेंडा नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हाल जो है पश्चिम बंगाल के अलावा जो है केरल में भी देखने को मिला। हालांकि केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि जो है वो मानने लायक है। उन्होंने एक लोकसभा सीट जो है वहाँ पे जीत ली है, त्रिशूर की सीट, जिसमें गोपी जीते हैं। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्हें मंत्री भी बनाया जा रहा है, साथ में एक और मंत्री वहाँ पे क्रिश्चियन को बनाया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और अब मैं आपको बताऊँ, केरल में इस बार लगभग 11 सीटें ऐसी हैं, ये जो विधानसभा के जो सेगमेंट्स हैं, 11 सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर रही है। पिछली बार की विधानसभा में केवल एक ही सीट ऐसी थी। इस बार के अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो उनमें 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी है। 9 सीटें ऐसी है जहां पर वो दूसरे नंबर की पार्टी है। 5 सीटें ऐसी है जहां पर वो तीसरे नंबर, यानी बहुत क्लोज फाइट में है। तो यानी लगभग 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लोज चल रही है, और पहले नंबर की पार्टी भी है और दूसरे नंबर की पार्टी भी है। केरल के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्म किया गया है, लेकिन फिर भी नैरेटिव जो है पिनरई विजन का चल रहा है, कांग्रेस का चल रहा है। वहाँ का मुस्लिम समाज भी बहुत बड़ा समाज है और क्रिश्चियन समाज भी बहुत बड़ा समाज है, और किन्हीं भी दो समाजों के बिना वहाँ पर सरकार नहीं बन सकती या फिर वहाँ पर जीता नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ के मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, वो इस बार फिर भी कांग्रेस को तरजीह दे रहे हैं। कांग्रेस की जीत वहाँ पर बम्पर जीत हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि नैरेटिव अभी भी कांग्रेस का ही चल रहा है। वहाँ के हिंदुओं को भी पता है कि फिलहाल जो है कांग्रेस को वोट किया जा सकता है, क्योंकि यही जो है पिनरई विजन को यहाँ पर रोक सकती है।
मुस्लिम समाज का तो एक का बिल्कुल साफ होता है। मुस्लिम समाज को सिर्फ उसी को वोट करना होता है जो भाजपा को हरा दे, चाहे सामने कोई भी हो, उससे मुस्लिम समाज को कोई मतलब नहीं होता। चाहे सामने आम आदमी पार्टी हो, चाहे सामने सपा हो, चाहे सामने ममता बनर्जी हो, चाहे सामने पिनरई विजयन हो, चाहे कोई भी हो, बस वोट उसे कर दिया जाएगा जो भाजपा को हरा रहा है। और मुस्लिम समाज को कोई खास लेना देना नहीं होता कि देश का विकास हो ना हो, उसे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कुल मिला के अगर हम बात देखा जाए, देखिए वोट करना नहीं करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन वोट किसी को हराने के लिए करना जानबूझकर एक तरीके से, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। खैर, इन चीज़ों से अलग भारतीय जनता पार्टी अपना नैरेटिव कब चलाएगी? उन्हें कब पता चलेगा कि हमें भी अपना नैरेटिव चलाना है? जब आप लोगों के खिलाफ नैरेटिव चलाया जा रहा है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा। उस संविधान को बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी अपने तर्क रखती रही, क्या वो तर्क काफ़ी थे? अगर वो नैरेटिव चला सकते हैं तो आप भी नैरेटिव चला सकते हैं। ये सब काम जो है भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया मैनेजमेंट है उसका फेलियर है। हर पॉइंट कंसिडर किया जाता है, चाहे वो एमपी के सीट्स का सिलेक्शन हो, कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन मीडिया मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। उनका झूठ चल गया और आपका सच भी नहीं चल पाया, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। मुझे लगता है इन चीज़ों के ऊपर विचार किया जाना चाहिए। बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर बंगाल के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे जूते पड़े हैं, वैसे जूते मुझे नहीं लगता किसी पूरे देश में कहीं और पड़े हों। बड़े ही कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के एमपी जीते हैं वहाँ। कुछ का वो मार्जिन 5,000 भी है, कुछ का 10, किसी का 50,000, किसी का 60,000, मात्र 1-2 हैं जिनका मार्जिन 1 या 2 लाख है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।